नमस्कार दोस्तों, एमएस सेट की फ्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। और ये जो सीरीज़ है ये पूरी तरह से वीडियो सीरीज़ है जिसको हम लोग क्रॉस एंड क्राइम के चैनल पर देख सकेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी आप फैकल्टी हैं और आपके एमएस सेट में जितने भी एंट्रेंस में सब्जेक्ट आते हैं, सारे लोग इसी तरीके से फ्री बिल्कुल आप लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ पार्लियामेंट, यानी लेजिस्लेशन में आपको पढ़ा रहा था। लेजिस्लेशन के क्रम में ही थोड़ा डिटेल में चलेंगे और आज हम पार्लियामेंट की बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को अंत तक रहें और शुरू करेंगे हम लोग ये वीडियो। लेकिन इसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट की। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट देश का वो टेम्पल है, वो मंदिर है जहाँ से भारत के लिए जो है भारतवासियों के लिए बहुत सारी नीतियाँ बनती हैं, उनके सही रूप के निरूपण के लिए बहुत सारे एक्ट्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम पार्लियामेंट में देखते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जितने भी पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन के लिए जो जगह है, जो भी बिल पास होने की जगह है, जहाँ पर सारे नेता बैठते हैं, वो जो आपकी बिल्डिंग वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट आज हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, क्या क्या है, कैसे सदन होते हैं, कैसा काम होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो की तरफ फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट, ठीक है, क्या है पार्लियामेंट? हमारा 3 मेन अंगों से मिलकर बना हुआ। क्या क्या है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के बारे में कल हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाया ही था। उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये किसी भी प्रोसीडिंग में बैठता नहीं है। दूसरी चीज है, बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट। प्रेसिडेंट का एसेंट का मतलब प्रेसिडेंट का यहां पर साइन होता है। और लोकसभा राज्यसभा से जो बिल पास होता है वो फाइनली किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट उस पर जब तक अपनी सहमति नहीं देगा तब तक वो बिल जो है वो किसी भी एक्ट में आपका तब्दील नहीं होगा। और इसी तरह से जो भी आपके सेशन है, सेशन को शुरू करना, ठीक है, सेशन को रोक देना, पोस्टपोन कर देना, एक निश्चित समय के लिए बंद कर देना या अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना, ठीक है, ये सारी जो है चीजें प्रेसिडेंट के जो है पावर में आज आ जाएंगे। कल हम लोगों ने डिटेल में देखा था, डिसॉल्व भी कर सकता है। और कोई सेशन शुरू हो रहा है या नई सरकार का गठन हुआ है तो यहाँ पर जो एड्रेस होता है, पहला एड्रेस होता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। और इसी के साथ साथ ऑर्डिनेंस इशू करता है यदि इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए या जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा है, वो भंग हो जाए ऐसे समय में, ठीक है। वहीं जब हम लोकसभा को कहेंगे तो लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, फर्स्ट चैम्बर ऑफ पॉपुलर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल, ये तीनों नाम इसके लिए आए हैं। और यहां पर जो लोग चुने जाते हैं वो मेरी और आपकी इच्छा के अनुसार चुने जाते हैं। हम जिस कैंडिडेट को पसंद करते हैं वो जिस पार्टी का होता है या जिस पार्टी की तरफ हमारा रुझान होता है, उसका अगर कोई कैंडिडेट है तो हम उसको जो है चुनते हैं लोकसभा के लिए। यानी यहां पर इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और ये जो है ये आपके यहां पर इनडायरेक्ट होते हैं। ओके, ये इनडायरेक्ट आपके इलेक्शन हो गए। इसको अपर हाउस बोलते हैं, सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर भी बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट स्टेट्स इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं कि 12 लोगों को जो है नॉमिनेट भी किया जाता है प्रेसिडेंट के अनुसार, जिसको हम लोगों ने कल देखा था। पार्लियामेंट हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ने वाले हैं, इसीलिए पार्ट 1 यहां पर मैं लेके आया हूं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें पार्लियामेंट में और क्या सी चीजें हैं। कंपोजिशन एक बार पार्लियामेंट का देख लेते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो सबसे पहला जो आपका सदन है जिसमें हमारे द्वारा चुने हुए लोग भेजे जाते हैं वो है आपका लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में अगर हम देखें तो इस समय 550 मेंबर हैं। यह अलग बात है कि इसी साल से जो है जो हमारी अगली संसद है उसका जो है पहला चरण है जो है कहते हैं हाउस होल्ड के लिए है, वो आपका शुरू हो जाएगा, ओके। और अगले साल फाइनली इसका संसद का लास्ट चरण भी हो जाएगा। तो 550 मेंबर अभी है, ठीक है। और इसमें 530 मेंबर जो है वो स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 20 मेंबर जो होते हैं वो कहाँ के आते हैं? यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो आप जान रहे हैं कि इस समय जहां जहां यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के लोग यहां पर चुन के आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें देखते हैं ये लोकसभा का कंपोजिशन हो गया। 530 मेंबर स्टेट से है और 20 मेंबर आपके कहां से है? वो है आपके जो है
यूनियन टेरिटरी से। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए वो क्या है कि 104th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, डज नॉट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ द नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियंस, क्योंकि लोकसभा में 2 मेंबर्स ऐसे हुआ करते थे जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। ठीक है, इन एंग्लो इंडियंस को भी प्रेसिडेंट जो है क्या किया करता था, नॉमिनेट किया करता था। लेकिन 104 अमेंडमेंट से ये जो लोकसभा में नॉमिनेशन होता है 2 एंग्लो इंडियंस का, इनकी जो आप कह सकते हो संख्या हुआ करती थी, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट है? 104th अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहीं राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। तो 250 मैक्सिमम यहां सीटें हैं, जिसमें से 238 सीटें इस पर जो है, जो राज्य की सीटें हैं, यहां पर लोग आते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। एक चीज दिमाग में और रखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। आउट ऑफ 9 यूनियन टेरिटरीज ओनली 3 दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर हैव प्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। आपका एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि पुडुचेरी और जो है क्या कहते हैं, दिल्ली के जो एमएलएज हैं वो यहाँ पर जो है भाग लेते हैं। कौन से तीसरी जो है आपकी यूनियन टेरिटरी है जहाँ के लोग अब पार्लियामेंट में बैठते हैं? ठीक है, तो वो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। नॉमिनेटेड मेंबर की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 12 लोग इसमें नॉमिनेटेड किए जाते हैं, तो ये राज्यसभा की विशेषता हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं, फिर आपकी रीएडजस्टमेंट आफ्टर ई सेंसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटी अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर देयर इज ए यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन टू रेस्पेक्ट, क्या कि बिटवीन द डिफरेंट स्टेट, ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होनी चाहिए, बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेम स्टेट, ये चीज है। तो आप इसमें देख सकते हैं, दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 6 मिलियन। यानी ये आपके क्वेश्चन का कैच है और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए तो रिप्रेजेंटेशन अगर 6 लाख से कम है, 6 मिलियन से कम है तो किसी स्टेट की पॉपुलेशन, तो उसमें आपके जो है क्या कहते हैं, इस तरह का जो प्रोविजन है दोनों का कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये नहीं होगा। एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, यदि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती है घटती है, कैसे होती है, तो हमेशा जो सेंसस होती है, ये सेंसस होने के बाद, ठीक है, फिर क्या आता है, डीलिमिटेशन लॉ यहां पर अप्लाई किया जाता है बाय द डीलिमिटेशन कमीशन, और फिर ठीक है जो आपकी स्टेट है उनको छोटी छोटी टेरिटरी में बांटा जाता है और फिर वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ एससी एसटी इन लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो एक्सटेंडेड बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 टिल 25 जनवरी 2030 विच वाज एक्सपायरिंग इन 2020। ये चीज है। तो इसके कारण एससी एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आगे बढ़ा है और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जो है क्या होगा, इलेक्ट कर लिया जाएगा एज अ एमपी। ठीक है, आप देख सकते हैं ड्यूरेशन, तो लोकसभा का भी ड्यूरेशन 5 साल है और राज्यसभा का ड्यूरेशन 6 साल है, लेकिन ये बीच में डिसॉल्व भी हो सकता है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, यहां पर ये डिसॉल्व नहीं होगी, तो ये आप देख लीजिए। हां, इसमें आप जान लीजिए कि 1/3 मेंबर जो इसके होते हैं वो हर 2 साल के बाद जो है यहां पर रिटायर हो जाते हैं, तो ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है, इसके मेंबर का जो टर्म है वो कितना फिक्स करता है, 6 साल फिक्स करता है। यहां पर कितना है कि जो है 5 साल है, लेकिन जब भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस दशा में जो लोकसभा है उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो इमरजेंसी के कंडीशन में इसका टाइम जो है 6-6 महीने करके 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। आगे बढ़ते हम लोग मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं
तो यहां पर हम ये देखते हैं कि सिटीजन तो होना ही चाहिए। अगर राज्यसभा के लिए जो है क्वालिफाई कर रहा है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो कम से कम 30 साल की एज होनी चाहिए। वहीं जब हम राज्यसभा लोकसभा की बात करते हैं तो मिनिमम 25 साल की यहां पर एज होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन, ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, तो होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कर रहा है, अनसाउंड माइंड का हो गया है, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, यानी यहां का नागरिक नहीं रह गया, तो ऐसे समय में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या एक ऐसा कोई प्रोविजन निकल के आया जिसमें जो है पार्लियामेंट के द्वारा एक नया लॉ बनाया गया कि भाई इस ग्राउंड पर इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो वो भी पूरी तरह से वैलिड होगा। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें आ गई, ये ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे किया जाता है ये पूछा जाता है, तो 10th शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th शेड्यूल आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो फाइनल डिसीजन बाय द चेयरमैन, ये राज्यसभा की बात चल रही है, इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये 10th शेड्यूल यहां पर फाइनल डिसीजन के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। होलोहान केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है, क्या उसके ग्राउंड को चैलेंज किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो कब कैसे किया जा सकता है, तो इसका जो रेफरेंस आपको मिलेगा वो कहां पे मिलेगा कि होलोहान केस में, जो कब हुआ था आपका 1992 में। अब दूसरी चीज डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, वॉलेंटरी गिव अप आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट इज इलेक्टेड टू द हाउस। तीसरी क्या चीज दी गई है, वोट्स और abstain from voting in the house contrary to any direction given by his political party। यानी आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप एमपी बने हैं तो भी उसके खिलाफ जाते हैं, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक जो है कॉज आपका बनेगा। चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी ऑफ सीट्स, ठीक है, तो सीट किस मामले में आपकी वैकेंट कर दी जाएगी, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अगर कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस के लिए चुना जाता है, सो ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन हिज डिजायर्ड हाउस इन राज्यसभा बिकम डिजायर्ड, इसके साइज में थोड़ा छोटा कर दूं, हाँ, इन डिफॉल्ट हिज सीट इन राज्यसभा बिकम वैकेंट। अगर साइमल्टेनियसली आप दोनों सदनों के लिए चुन लिए गए हैं, तो आप पहले तो बता दीजिए 10 दिन के अंदर कि आप किस सदन में रहना चाहते हैं। अगर आपने नहीं बताया तो राज्यसभा में आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का बड़ा अच्छा ग्राउंड है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस एंड इलेक्टेड टू द अदर हाउस, फर्स्ट हाउस सीट बिकम्स वैकेंट। तो ये दशाएं दे दी जाएगी और इनमें से पूछा जाएगा भाई कौन सी दशा सही है, पहली सही है कि पहली दूसरी सही है कि दूसरी तीसरी सही है कि तीसरी चौथी सही है। इस तरह से क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। ठीक है, इफ अ पर्सन इलेक्टेड 2 seats इन अ हाउस, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 1, अदरवाइज बोथ सीट बिकम वैकेंट। ये देखिए, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 seats इन अ हाउस, तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे होता ना कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या कंडीशन दी गई है, अगर दोनों सीटों से आप जीत जाते तो आपको बताना पड़ेगा कि किस सीट से आप एमपी रहेंगे, अदरवाइज दोनों सीटों पर आपको वैकेंट माना जाएगा। ठीक है, आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए ये पार्लियामेंट यानी एमपी और एमएलए दोनों है, हिज सीट्स इन पार्लियामेंट बिकम्स वैकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 days। और यहां पर क्या था, 10 दिन का समय दिया गया था। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर एमपी भी है और पर एमएलए भी है, तो आपकी सीट वैकेंट कर दी जाएगी 14 दिनों के बाद, अगर आपने यहां पर डिसाइड नहीं किया कि आप एमपी रहना चाहते हैं या एमएलए रहना चाहते हैं। उसके बाद मेंबरशिप तो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। फिर क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो ग्राउंड दिए गए हैं वो 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेजिग्नेशन की हम बात करें तो रेजिग्नेशन आप राज्यसभा में जो है चेयरमैन को दे सकते हैं और लोकसभा में आप स्पीकर को दे सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन स्पीकर मे नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट दिस इज नॉट वॉलंटरी और
जेन्यून। यदि उसको लगता है कि आप किसी की विरोध में आपने इस्तीफा दे दिया और विरोध वो सही नहीं है, तो वो आपके इस्तीफे को अस्वीकार भी कर सकता है, अनएक्सेप्टेड भी कर सकता है। अदर केसेस क्या होते हैं कि भाई सीट कम हो जाए या खाली हो जाए, ये सारी चीजें हो जाएंगी इसमें। अब्सेंस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अगर कोई भी एमपी 60 दिनों तक बिना बताए नहीं आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसकी सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा। मेंबर्स absent from all meetings for a period of 60 days without house permission. 60 days does not include any period during which house is prorogued or adjourned, यानी इनको छोड़कर 60 दिनों तक अगर नहीं आता है, क्योंकि अगर हम सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा जो है गैप नहीं हो सकता। अब मान लीजिए जो है आपका मानसून सेशन ख़त्म हुआ है जो है अगस्त में, ठीक है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने तो 60 दिन तो यही हो गए। नवंबर दिसंबर में आपका क्या होता है, विंटर सेशन होता था, तो वो 60 दिन इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सेशन चलता रहे, उसके बाद वो 60 दिन पूरे इकट्ठे जो है ले लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर प्रोविजन बताया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ओथ और अफर्मेशन, तो प्रेसिडेंट जो है क्या कराता है, ओथ कंडक्ट कराता है, ठीक है। एमपी कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग विदाउट टेकिंग ओथ एंड ऑल्सो कैन नॉट एंजॉय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। ये जब तक वोट नहीं लेंगे तब तक आपको विश्वास नहीं लोगों को होगा, आपको ओथ लेना पड़ेगा, उसके बाद आप एमपी बनेगा। और ओथ को दिलाएगा आपको, वो दिलाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। सैलरी और अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो सैलरी ऑफ अलाउंसेस डिटरमाइन किसके द्वारा किए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा। और 1954 का जो एक्ट है जिसमें सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन एमपी की दी गई है, उसके अनुसार जो है ये पेंशन या सैलरी दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट। नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। हाउएवर पार्लियामेंट हैज प्रोवाइडेड पेंशन टू द मेंबर, ये चीज है। आप एमपी हैं, आप एमपी नहीं रह गए तो आपको पेंशन दी जाएगी, ये चीज है, ठीक है। और सैलरीज और अलाउंसेस कहां से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। तो ये चीज हो गई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले स्पीकर के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे डिप्टी चेयरमैन के बारे में। तो स्पीकर के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले इसका इलेक्शन टेन्योर देख लेते हैं। तो किसके द्वारा चुना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चुना जाएगा ये लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा यानी एमपीज के द्वारा ही चुना जाएगा, ठीक है। इलेक्शन डेट कब डिक्लेयर की जाएगी, इसको फिक्स कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अगेन इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया। वैकेंट हिज ऑफिस इन 3 केसेस, 3 केस हो सकते हैं जहां पर इसका ऑफिस वैकेंट होगा। पहला, सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा का मेंबर नहीं है या सदस्यता रद्द कर दी गई तो आप स्पीकर नहीं बन सकेंगे। रिजाइन बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर, यानी स्पीकर क्वेश्चन यहां पर बनेगा, अगर अपना इस्तीफा देता है तो किसको देगा, तो डिप्टी स्पीकर को देगा, ठीक है। तीसरा क्या है, रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सच अ रेजोल्यूशन कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। यानी अगर आप डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं, यानी अब आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप स्पीकर बने रखें, तो आपको हटाने के लिए मेजॉरिटी कहां की होगी, लोकसभा के मेंबर के द्वारा होगी। लेकिन उसके 14 दिन पहले आपको नोटिस दे दी जाएगी कि आपके खिलाफ इस तरह का रेजोल्यूशन आ रहा है और आपको हटाए जाने की चीजें चल रही है। व्हाइल रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड, यस, यानी पास हो गया है बिल, ठीक है, कि आपको हटाया जाएगा। तो जब तक रिमूवल का प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक आप जो है, ऐसा नहीं है कि स्पीकर बने रहेंगे, आप स्पीकर भी नहीं बने रहेंगे, आपको अपनी सीट से छोड़नी पड़ेगी। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि तब तक ये जो है क्या कहते हैं स्पीकर बना रहेगा जब तक लोकसभा नए स्पीकर को जो है अपॉइंट यहां पर नहीं कर सकती है। डिप्टी एंड डिप्टी स्पीकर डू नॉट मेक एंड सब्सक्राइब एनी सेपरेट ओथ और अफर्मेशन, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के समय से के साथ ही जाना जाता रहा। और इसी में आप देखिए आगे चल के जब हम अपने यूपीएससी की बात करते हैं तो उस समय सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था,
ये भी आपका किस में आया है, ठीक है, ये भी आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में आया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया, अब आगे देखेंगे रोल क्या है। तो हेड ऑफ लोकसभा होता है, गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ये होता है, प्रिंसिपल स्पोकमैन होता है हाउस का, ठीक है, और चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का एंड, ठीक है, जनरल पर्पस कमेटी का। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, किन किन कमेटियों का अध्यक्ष होता है ये चीज है। पावर कहां से इसको मिलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर देता है। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस में इसको हम देखते हैं, तो मेंटेन्स ऑर्डर एंड डिकोरम ऑफ द हाउस, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ए क्योरम। क्योरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो ये कितनी होती है, जनरली 1/10 होती है कंसर्न में सदन की। अब आप जोड़ लीजिएगा, राज्यसभा में कितने लोगों का मिनिमम होना जरूरी है और लोकसभा में कितने लोगों का होना जरूरी है। अगर कोई वोटिंग में टाई होता है तो फाइनल वोट किसका पड़ेगा, स्पीकर का पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग को कॉल करने का जो जिम्मा होता है वो होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है तो उसको चेयर हमेशा करेगा आपका स्पीकर ही। अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग टू द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ हाउस। ये देखिए, प्रधानमंत्री अगर बोलेगा कि हाँ भाई बहुत जरूरी मुद्दे पर मीटिंग करनी है तो आपको जो है स्पीकर को वो बुलानी पड़ेगी। डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर फाइनली जो विचार होगा वो किसका होगा, स्पीकर का होगा। एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी की अगर हम बात करें तो अगर इसकी रैंक देखें तो रैंक वाला ही जो इसमें क्लॉज दिया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रैंक 7th है इसकी, अलोंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी इसकी जो रैंक है वो किसके बराबर होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होती है। अब यही एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछ ली जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पीकर प्रोटेम क्या होता है। स्पीकर प्रोटेम आप देख लीजिए क्या है, टेम्परेरी ऑफिस होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। तो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा, और किसको करेगा, सीनियर मोस्ट मेंबर को करेगा। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर ओथ टू स्पीकर प्रोटेम, प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ न्यू मेंबर्स, enables the house to elect the new speaker and seizes his office after the new speaker elected। यानी जो है नई सभा का जब गठन होगा, लोकसभा का गठन होगा, तो उस समय स्पीकर प्रोटेम चुना जाएगा और तब तक रहेगा जब तक वहां के सारे लोगों को शपथ वगैरह नहीं दिला देगा ये, ठीक है। वहां जो है क्या कहते शपथ दिलाने के बाद जब तक वो पूर्ण तरह से जो है आश्वस्त नहीं हो जाता है कि नया स्पीकर चुन लिया गया, तब तक वो अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। और कौन इसको चुनेगा, प्रेसिडेंट चुनेगा। कौन होता है, सीनियर मोस्ट एमपी होता है, ठीक है। उसके बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड अंडर रूल्स ऑफ लोकसभा, स्पीकर नॉमिनेट फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। ये इंपॉर्टेंट है, खैर ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर हम लोग देखेंगे डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं भाई, इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स द मेंबर। डेट ऑफ इलेक्शन किसके द्वारा होती है, स्पीकर, और स्पीकर की किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। परफॉर्म ड्यूटी, अच्छा जब तक स्पीकर रहेगा तब तक डिप्टी स्पीकर बिल्कुल चुपचाप एक साधारण एमपी की तरह बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन जैसे ही स्पीकर नहीं रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा और स्पीकर के सारे काम जो है करेगा अगर स्पीकर नहीं है तो। प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग इन केस स्पीकर एब्सेंट, भाई जब स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर उसके सारे काम परफॉर्म करेगा तो जितने जितने काम है वो सारा जो है क्या करेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वही करेगा। अच्छा 11वीं लोकसभा के पहले यानी 10वीं लोकसभा तक स्पीकर डिप्टी स्पीकर आपके जो है रूलिंग पार्टी की हुआ करते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा से ये दोनों के बीच में आम सहमति बनी है, ना कि ये
अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, या ना ही या रिटर्न में कहीं लिखा हुआ कि स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। ठीक है। कास्टिंग द वोट इन केस ऑफ टाई, वैकेंसी वही सारी चीजें हैं जो है आपका स्पीकर की वैकेंसी के लिए है, वही सारी चीजें डिप्टी स्पीकर की भी वैकेंसी के लिए है। अब हम लोग राज्यसभा पर आएंगे। तो राज्यसभा में आप देखेंगे चेयरमैन कौन होता, हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा जो वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तब तक इसको नहीं हटाया जाएगा। चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, ये याद रखिएगा। ठीक है। चेयरमैन कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस एंड हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। जगह ठीक उसी तरह जैसे स्पीकर के साथ होता है, अगर कोई भी वोट टाई होगा, ठीक है, तब वो जो है अपना वोट कास्ट करेगा। इसी तरह से जो चेयरमैन होगा वो अपना वोट कास्ट करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं स्पीकर हैज टू स्पेशल पावर व्हिच आर नॉट एंजॉयड बाय द चेयरमैन। अब यही आपके लिए क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन जाएगा और यही पूछ लिया जाएगा। ठीक है। क्या है कि स्पीकर डिसाइड्स मनी बिल एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। स्पीकर प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग, ये चीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंस है वही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। डिप्टी चेयरमैन, तो जिस तरह से डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किया जाता है वैसे यहां पर डिप्टी चेयरमैन भी किया जाता है। ठीक है। और ठीक वही सारी चीजें हैं जो है क्या कहते हैं आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सीट के वैकेंसी में हमने पढ़ी थी, यहां पर भी वही चीजें होंगी। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएंगे लीडर इन पार्लियामेंट, कौन कौन से लीडर होते हैं। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ हाउसेस। ठीक है। तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में नहीं कहा गया है। मेंशन अंडर पार्लियामेंट्री स्टैट्यू, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये चीज है, अगर हम अपोजिशन लीडर की बात करें तो पार्लियामेंट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं दिया गया, लेकिन जिक्र कहां दिया गया है, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में दिया गया है। अकॉर्डेड स्टैच्यू रिकॉग्निशन इन 1977, ये चीज है आपकी। ठीक है। सबसे पहली बार जब रिकॉग्नाइज किया गया तो वो कब किया गया, 1969 में। ठीक है। यूएसए में इसको माइनॉरिटी लीडर बोलते हैं, ब्रिटेन में इसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है। अपोजिशन को, तो ये अपोजिशन के लीडर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं। आई होप इससे पहले ये चीजें आपने नहीं देखी कि व्हिप क्या होता है। नाइदर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द रूल्स ऑफ द हाउस नॉर इन पार्लियामेंट्री स्टैट्यू, यानी व्हिप का कहीं नहीं दिया गया है, कोई इस पोस्ट के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन फिर ये है क्या। बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोथ रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी हैज इट्स व्हिप। ठीक है। सर्व्स एज द असिस्टेंट फ्लोर लीडर्स, responsibility of ensuring the attendance of his party members and securing their support। यानी व्हिप एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मीडिएटर होता है या जो कनेक्टिंग लिंक होता है टॉप लेवल के लीडर्स के बीच में और जो कार्यकर्ता है जो है क्या कहते हैं आपके पार्टी के मेंबर्स हैं उनके बीच में। और ये इंश्योर करता है कि अगर टॉप लीडर्स की मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसने कोई मीटिंग करनी है या जो है उसको कोई सभा करनी है, तो व्हिप का ये काम होता है नीचे वाले लीडर्स को इन्फॉर्म करें और भाई गाड़ी भर भर के लाओ, आज हाँ जो है फलाने लीडर का जो है मीटिंग होगी, भाषण होगा, ये सारी चीजें। रेगुलेट्स एंड मॉनिटर देयर बिहेवियर इन पार्लियामेंट, सारे लोग जो नेता बोल रहा उसके हिसाब से करो, नहीं करोगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाओगे, जो मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन में पढ़ाया। ठीक है। तो ये चीज है। फिर हम लोग देखेंगे लीडर ऑफ द हाउस, यानी जो प्रधानमंत्री है वो क्या है। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया, कहां पर किया गया, रूल्स ऑफ हाउस में, और वो कहां पे किया गया है, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जाएगी। तो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये जो है क्या कहते हैं यहां पे होंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। अब बात करते हैं सेशंस के बारे में, क्या क्या चीज होती है। तो सम्मन होता है, सम्मनिंग क्या होता है, प्रेसिडेंट सम्मन करता है, जैसे मैंने आपको बताया था ईच हाउस। मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 सेशन होते हैं, बजटरी, मानसून और मिड टर्म। बजटरी सेशन फरवरी से मई तक होता है। ठीक है।
उसके बाद मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक होगा, विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर में होगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। सेशन क्या होता है कि पूरा टाइम पीरियड 3 महीने का। सिटिंग क्या होगा, सिटिंग जितने घंटे पार्लियामेंट चलेगी, यानी 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, वो आपका सिटिंग हो जाएगा। रिसेस क्या होता है, रिसेस पीरियड होता है 2 पीरियड स्पानिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड इट्स रिसेंबली ऑन द न्यू सेशन, यानी एक सेशन बंद हो गया और दूसरा सेशन आपका शुरू हो रहा है, उसके बीच का जो टाइम होता है, इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस इज कॉल्ड एज द रिसेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एडजर्नमेंट क्या है। एडजर्नमेंट का मतलब है कि कामकाज अगर सही नहीं चल रहा है तो कुछ समय के लिए, नियत समय के लिए जो कार्यवाही है वो बंद कर दी गई। यही कार्यवाही अगर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएगी तो वो जो है कौन होगा, एडजर्नमेंट साइन डाई कहलाएगा। टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट फॉर द इंडेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट टाइम यहां पर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है, स्पेसिफाइड टाइम है। एडजर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, यानी जब इंडेफिनिट टाइम के लिए कर दिया जाएगा तब फिर क्यों बताया जाएगा कि भाई इस दिन हम लोग मिलेंगे। डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, उधर चेयरमैन और इधर लोकसभा में स्पीकर। डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग, ये चीज होगी। प्रोरोगेशन क्या होता, टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग एंड सेशन ऑफ द हाउस। ये किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये दोनों किसके द्वारा किए जाएंगे, स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी सेम वही कंडीशन फॉलो हो रही है जो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई में होगी। उसके बाद डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, 5 साल के बाद अपने आप टाइम पीरियड हो जाता है खत्म, तो डिसॉल्व हो जाती है जो है लोकसभा। ठीक है, और सिर्फ लोकसभा ही जो है क्या होती है, डिसोल्यूशन यहां पर होता है। अगर ठीक है अगर मान लीजिए कोलिजन गवर्नमेंट बनी और एक दूसरे से जो है इन लोगों ने समझौता जो किया है, जो पैक्ट किया वो खत्म हो गया और फ्लोर टेस्ट के लिए पार्टी को बोला गया, अगर वो नहीं कर पाती है तो यहां पर भी क्या है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और नए चुनाव शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योरम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस और स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसीडिंग, तो ये 1/10 ऑफ द ईच हाउस होगी। ठीक है, लैंग्वेज पार्लियामेंट में हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज होती है। वोटिंग इन हाउस, ठीक है, सारे लोग जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, जो एमपी एमएलए ये सारे लोग हैं। हाँ, एक सेशन का नाम था लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है, लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। ठीक है, यानी जो अंतरिम वर्ष होता है, जब आपका लोकसभा का जब आपका यूनियन इलेक्शन होने वाला होता है, उसके ठीक पहले वाला जो सेशन होता है उसको लेम डक सेशन बोलते हैं। और लेम डक्स किसको बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड फॉर द न्यू लोकसभा। यानी आज मैं एमपी बन गया, आगे नहीं बन पा रहा तो मैं लेम डक हो गया, लंगड़ी बत्तख बन गया। ठीक है, तो ये चीज है। राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल सभाओं में जो है भाग तो ले सकता है, ठीक है, लेकिन उसको बोलने का अधिकार नहीं होता है। देखिए लिखा हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग और एनी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट। वोट करने का अधिकारी नहीं होता, बोलने का अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर अटॉर्नी जनरल के लिए है। लैप्सिंग ऑफ द बिल और रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल दैट लैप्स, क्या मतलब हुआ कि अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स whether originating in the Lok Sabha or transmitted to it by Raj Sabha. ठीक है, a bill passed by the Lok Sabha but pending in the Raj Sabha lapses. ठीक है, bill that does not lapse, a bill not passed by the both house, and if president has notified the holding of a joint sitting before the डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इस तरह से ये लैप्सिंग ऑफ बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जो मैं आर्टिकल पे टिक लगा रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट 79 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 80 इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसके बाद रीएडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस, ये डिलिमिटेशन के लिए आ गया है। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन
ऑफ द मेंबरशिप 84th आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 86 इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू जो है हाउसेस, ठीक है। उसके बाद आप इधर देखिए आके, इंपॉर्टेंट 86 की हम बात, 89 की बात करें, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं वैकेशन एंड रेजिग्नेशन, उसके बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, उसके बाद यही इसमें आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर में, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबर्स 102 नंबर का जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब लास्ट एक बार और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। सबसे पहले आपका आ जाएगा 42nd अमेंडमेंट 1976 से क्या कहा गया कि फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स टिल द ईयर 2000 एट द 1971 लेवल, यानी 2000 तक, सन 2000 तक 42वें अमेंडमेंट से कहा गया जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो फ्रीज रहेंगी। उसके बाद 84th अमेंडमेंट 2001 में आया कि 2026 तक ये सीट आपके फ्रोज रहेंगी, लेकिन जो सेंसस का लेवल होगा वो 1971 ही होगा। उसके बाद 1 मिनट, फिर 61st अमेंडमेंट, सॉरी, वोटिंग एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 साल से 18 साल की गई। 87th अमेंडमेंट 2003 में क्या कहा गया, प्रोवाइडेड फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस, ये चीज यहां पर बताई गई है। और 104th अमेंडमेंट से क्या होता है, जो एंग्लो इंडियंस है वो एंग्लो इंडियंस की सीट्स जो है यहां पर खत्म कर दी जाती है, और जो SC ST की सीट का रिजर्वेशन है वो क्या कर दिया जा रहा है, वो आपका एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट्स। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक इतना ही, थैंक यू सो मच।